गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे समास, चैप्टर 8। समास आप देखेंगे। समास का अर्थ का इंग्लिश वर्जन होता है कंपाउंड। तो यहाँ माल तथा गाड़ी के मेल से नया शब्द मालगाड़ी बना है। तो यहाँ गाड़ी का संबंध माल से है तो संबंध दिखाया जाता है। तो इसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर नए शब्दों का निर्माण करना, जिसमें कि जिन दो से शब्दों का संबंध हो आपस में, तो उनका निर्माण करना समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग तथा संक्षिप्त करना। किसी चीज़ के मेल को, योग को संक्षिप्त करना, दो चीज़ों को मिला करके और उसको संक्षिप्त छोटा कर देना। तो शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप प्रदान करने की क्रिया समास कहलाती है। जैसे देश में रहने वाला, देशवासी। परस्पर, या तो हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। मतलब दो पद के मेल, दो या दो से अधिक पद का मेल। जैसे हाथ और हाथ, हाथ और हाथ तो हम कहेंगे हाथों हाथ। अब या कहेंगे हाथ और कड़ी तो हाथ कड़ी। तो इस तरह से बताएंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो राजा का महल, उदाहरण के लिए लीजिए राजा का महल, तो कहने के स्थान पर राजमहल कहना ज़्यादा सही होता है। वो शब्द में एक रूपता लाता है और लचीलापन लाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर सामासिक शब्द का निर्माण होता है। क्या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द के मिलने पर सामासिक पद का निर्माण होता है, जिसमें कि व्याकरणिक शब्दों का लोप होने पर ये दोनों पास आ जाते हैं। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को समस्त पद कहा जाता है और समस्त पद को सामासिक पद भी कहा जाता है। इस समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद, जैसे कि आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है ना, तो उसी तरह से देखा जाए तो। लेकिन ये एक वर्ड है बनेगा, तो इसमें मतलब कि जो दो को हमने जोड़ा है उसमें का एक शब्द, जैसे हाथ और कड़ी जोड़ा तो हाथ क्या हुआ, पूर्व पद हुआ, और कड़ी क्या हुआ, उत्तर पद हुआ। इस तरह से। तो अब समास का विग्रह। समास सामासिक शब्दों अथवा पदों के बीच संबंध रखने को स्पष्ट करना, पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? मतलब कि दो के बीच संबंध को स्पष्ट करना तथा उत्तर पद और पूर्व पद को अलग अलग करके लिखना, यही समास विग्रह है। जैसे कि राजमहल है तो हम राज अलग कर दें और महल अलग कर दें, लेकिन विग्रह अगर करेंगे तो कहेंगे राजा का महल। तो इस तरह से ये समास विग्रह होगा। अब है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो अव्ययी भाव समास में होता है कि समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है। समस्त पद का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति पहला पद अव्यय है। पहला पद अव्यय है कि अनुसार, यथा मतलब जैसा, तो अव्यय है। और दूसरा पद भी अव्यय का काम कर रहा है, तो शक्ति ये भी अव्यय का काम कर रही है। तो इस तरह से ऐसे शब्द जिसमें दोनों पद, एक पहला पद अव्यय हो लेकिन दूसरा पद जो है वो अव्यय का काम करता हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कान ही कान में, कानो कान। अब तत्पुरुष समास है, यहाँ समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? जहाँ समस्त पद का उत्तर पद मतलब पहला पद प्रधान होता है और तथा समस्त पद के दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्ग, जो कारक की विभक्तियाँ होती हैं, ने, से, को, ये सब होती है ना, तो उनका जो लोप हो जाता है तो वहाँ तत्पुरुष होता है। और इसमें उत्तर पद भी प्रधान होता है। दूसरा पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, पूर्व पद, यहाँ उत्तर पद प्रधान होता है समस्त पद के दोनों विभक्ति के, और इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। जैसे गगन को चूमने वाला, तो गगन है चूमने वाला, ये क्या है? गगन है, तभी तो चूमेंगे। तो पूर्व पद गगन है, उत्तर पद क्या है? चूमने वाला। तो इसमें
प्रधानता किसकी है? दूसरे पद की है, तो गगनचुंबी। और इसमें कितने तत्पुरुष होते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? को का लोप होता है, मतलब जैसे जैसे आपकी बात इसमें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तो जिसकी बात की जाती है, तो जब 7th में आपने कारक पढ़ा था, तो इनका जो कारक है वही विभक्ति का लोप हो जाता है, तब ये तत्पुरुष समास बनते हैं। अब है द्विगु समास। द्विगु समास में ये होता है कि जिस पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, इसमें क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु कहते हैं जैसे शताब्दी, चौमासा, ये सब है ना, तो इसमें शताब्दी, शत पहला पद संख्यावाची, 4 और 3, तो इस तरह से पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। पूरा पद जब मिलता है तो किसी समूह का बोध कराता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद गौड़ नहीं होता है। प्रधान का अपोजिट क्या हुआ? गौड़। प्रधान का उल्टा गौड़। अप्रधान तो लिखेंगे नहीं, तो इस तरह से कोई भी पद गौड़ नहीं होता है, तथा जिसमें समुच्चय बोधक और तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। मतलब समुच्चय बोधक के कौन कौन से होते हैं? और, तथा, अथवा, एवं, इसका लोप होता है। जैसे राजा रानी, राजा और रानी, और का लोप हुआ, रात दिन, और का लोप हुआ, सुबह, तो और का लोप। अब है बहुव्रीहि समास, और इसकी एक और पहचान ये होती है द्वंद्व समास की, कि इसके बीच में योजक चिन्ह होता है। अब है बहुव्रीहि, जहाँ समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है? कोई भी प्रधान नहीं निकलता है, लेकिन उसके अर्थ से, उसका जो अर्थ निकलता है वही प्रधान होता है। तो वहाँ शब्द से हम नहीं समझ पाते कि क्या कह रहा है। जैसे कि समझ लो कि गणेश है, तो गण ईश, गण मतलब गणना, ईश मतलब ईश्वर में, तो गणेश। इस तरह यह कहा गया कि गणेश इस शब्द में लंबा और उदर संपूर्ण पद है, जिसका अर्थ है गणेश। लंबोदर का अर्थ होता है, तो लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा है पेट, जिसका अगर कहते हैं तो नहीं समझ में, लेकिन गणेश के लिए कहा गया, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो ये सोचने से तब ये बहुव्रीहि समास होता है। दशानन, दश है आनंद जिसे, अर्थात राम। अच्छा, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में दोनों पद में विशेषण और विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलांबर, नीला और अंबर, तो नीला है जो अंबर, इस प्रकार से होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास सज्जन, सतजन, इस प्रकार से। तो हमने समास पढ़ा, आप इसको रीड करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों, रीड ज़रूर कीजिएगा।